एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमारे पास अगर हम एक कंटेनर में वाटर लेते हैं तो हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर हैं वो आसपास बाकी वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। तो एक अंदर वाला कोई मॉलिक्यूल होगा तो वो बाकी उसके जो सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स हैं मीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। बट अगर हम कोई बात करते हैं सरफेस पे मॉलिक्यूल है तो वो जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो ऊपर एयर की भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स की भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मीन्स अगर कोई कंटेनर में हमारे पास इतना इतना वाटर फिल्ड है, कोई मॉलिक्यूल हमारे पास नीचे प्रेजेंट है, तो अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ कोई मॉलिक्यूल, उस पे हर तरफ से जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी, बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स लगाएंगे। बट अगर हम कोई वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे कंसिडर करते हैं तो इस पे कुछ फोर्स बाहर के एयर मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं और कुछ फोर्स हमारे पास अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मींस देयर इज सम एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्सेस। ये वाला मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो इस एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को स्टडी करेंगे, अगर हमारे पास मान लो कोई मॉलिक्यूल अंदर है तो इस पे जो नेट फोर्स लग रही होगी बाय ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी जीरो। मतलब हमारे पास इधर से कोई फोर्स लगा रहा है तो उसके कंपैरिजन में यहाँ से भी कोई फोर्स लगाएगा, इधर कोई फोर्स लगा रहा है तो उसके कंपैरिजन में इधर से भी कोई फोर्स लगाएगा। तो मींस हर फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई दूसरी डायरेक्शन में फोर्स प्रेजेंट है जो कि उसका इफेक्ट जीरो कर दे रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई हमारे पास सरफेस में है मॉलिक्यूल, सरफेस पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उस पे जो फोर्स लगेगी एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से ये डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू दी वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल था उस पे जो नेट फोर्स लग रही थी वो जीरो थी एज कंपेयर टू दी मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ द वाटर। तो ज्यादा फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, ऊपर वाला मॉलिक्यूल, सरफेस वाला मॉलिक्यूल। तो अगर ये फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड इज जीरो, तो ये फोर्स हमारे पास जीरो हो गई। बट अगर कोई सरफेस पे प्रेजेंट है वो जीरो नहीं है, फोर्स जीरो नहीं है, मतलब इसके कंपैरिजन में जो ए वाला मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसकी वजह से जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। मींस इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट अंडर द वाटर। तो हमारे पास ये वाले की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम। बट अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए जो सरफेस पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अगर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमें मिनिमम चाहिए, उसके लिए उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट के लिए या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास ये जो सरफेस फिल्म है वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करती है। स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के फैक्टर के लिए यहाँ वाली जो लेयर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। उसके लिए जो हमारे पास सरफेस फिल्म है वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करेगी। मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करना मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल्स नीचे को स्ट्रेच फील करेंगे, इसीलिए बोला जाता है कि ये वाली जो फिल्म है ये इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं
खींच रहे हैं इसको नीचे वाले मॉलिक्यूल्स, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अगर खींच रहे हैं तो वो कैसे एक्ट करेगी, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। फिर से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स अंदर होते हैं उन पे जो मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं वो वाटर के ही हैं जो नेबरहुड में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है वो एयर की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एज वेल एज वाटर की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से भी। तो बी के कंपैरिजन में ए जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ज्यादा होगी। ए की फोर्स ज्यादा होने की वजह से जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, बट स्टेबिलिटी चाहिए तो जो सरफेस है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम के लिए हमारे पास उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो मिनिमम होने चाहिए। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए उसके लिए जो वो एरिया ऑक्यूपाई करेंगे वो भी कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो वो इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह नीचे को खिंचाव फील करते हुए इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेंगे। तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लग रही है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब इसको हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास ये कंटेनर है उसमें हमने जो सरफेस फिल्म ली है उस पे हम एक अपनी मर्जी से इमेजिनरी लाइन कंसिडर करते हैं ए बी। हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर की, हमने बोला इस पे लेफ्ट साइड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो राइट वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, मींस वो इस लाइन पे फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये इमेजिनरी लाइन है ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, पुल एक्सपीरियंस कर रही है ड्यू टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड ड्यू टू द राइट साइड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक फोर्स आ रही है, तो ये जो फोर्स लेफ्ट वाली है या जो ये राइट वाली फोर्स है जो कि एक इमेजिनरी लाइन पे लग रही है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन। मतलब जितने ज्यादा लेंथ होगी इमेजिनरी लाइन की उतना ज्यादा फोर्स होगी। तो हम बोल सकते हैं दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन। तो हमारे पास ये क्या आया, ये जो फोर्स लग रही है ये इस इमेजिनरी लाइन के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये फोर्स लगेगी लेफ्ट, क्योंकि हमने जब एक लाइन कंसिडर की तो इस लाइन ने डिवाइड कर दिया लेफ्ट साइड वाला पोर्शन एक तरफ, राइट साइड वाला पोर्शन एक तरफ। ये जो डिवीजन हुई इस पे लेफ्ट साइड में भी एक पुल एक्सपीरियंस होगा, राइट साइड में भी एक पुल एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो फोर्स लग रही है हमारे पास दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितनी होगी फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन। तो ये हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आया कि ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो ये जो खिंचाव है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लग रही है, जो उनको मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए फोर्स लगा रही है, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करने के लिए फोर्स लगा रही है, उस प्रॉपर्टी को हमने बोला सरफेस टेंशन। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, किसके इक्वल आएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल। तो मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, F अपॉन L इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव की, हमारे पास एक फैक्टर आया जिसको हमने क्या नाम दिया, सरफेस टेंशन नाम दिया। सरफेस टेंशन की वजह से दो वर्ड्स जो हमेशा चलेंगे, वन इज मिनिमम एरिया, सेकेंड इज इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो सरफेस टेंशन मींस सरफेस के मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि यहाँ वाला मॉलिक्यूल नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 0 ड्यू टू दी सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, बट जो यहाँ वाला मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ऊपर तो एयर है हमारे पास, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस मॉलिक्यूल को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो पुल कर रहे हैं उसको। मतलब कोई टॉपर्स हैं, अच्छे बच्चे हैं, थोड़े वैसे बच्चों के साथ बैठ गए, वो बोलेंगे चल छोड़ पढ़ाई छोड़ पढ़ाई, पुल कर रहे हैं, तो उनको भी नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इनको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, मींस उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स से एक पुल लग रहा है। वो जो पुल है वो क्या करेगा, हमारे पास
ये वाली जो लेयर है उसको मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए फोर्स लगाएगा। इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है हर मॉलिक्यूल को। जब हर मॉलिक्यूल को डाउनवर्ड फोर्स लगेगी तो वो नीचे की तरफ फोर्स फील करेगा। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो है जब नीचे की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक टेंशन डेवलप हो जाएगी सरफेस के मॉलिक्यूल्स में, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। कितनी होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितनी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कहां से आया, हमने बोला हम एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करते हैं, इसने डिवाइड किया लेफ्ट पोर्शन डिफरेंट, राइट अलग। तो जब दो में डिवाइड हुआ, लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स लाइन को अपनी तरफ, राइट वाले अपनी तरफ, दोनों पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब दोनों पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस लाइन को फोर्स कर रहे हैं मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी शो करने के लिए। तो ये दो वर्ड्स जहां जहां सरफेस टेंशन आएगा वहां पे हमारे पास अप्लाई होंगी। तो हमने बोला ये जो फोर्स थी कितनी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस लाइन, इमेजिनरी लाइन। तो वहां से हमारे पास एस आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मींस न्यूटन पर मीटर। तो ये आई सरफेस टेंशन। अब इनको थोड़ा सा और स्टडी करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि अगर हम एक सोप फिल्म लें, सोप फिल्म में हम एक थ्रेड को वेट करके उसको हम लूप में बना के उसमें डाल देते हैं। तो जैसे ही हमने एक थ्रेड लिया, उसको वेट किया, उसको हमने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया। टेक अ लूप ऑफ थ्रेड, वेट इट एंड प्लेस इट ऑन द सोप फिल्म। सोप फिल्म ली, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने एक थ्रेड का लूप बनाया और उसको उसमें डिप कर दिया। अब जो लूप बना है जो लूप बना है वो हमारे पास जो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा, अंदर वाला जो लूप है उसकी जो फोर्सेस होंगी वो बैलेंस कर जाएंगी हमारे पास आउटसाइड वाली फोर्सेस के। लूप के अंदर जो हमारे पास फोर्स लग रही है, दिस इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग आउटसाइड द लूप। तो जब हमने इसको ऐसे लूप को प्लेस किया तो हमारे पास उस पे नेट फोर्स जो है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। बट अब हम एक चीज करेंगे, उसको प्रिक करेंगे। जैसे ही हमने नीडल के साथ इसको प्रिक किया तो अंदर वाले फोर्सेस का इफेक्ट 0 हो गया। फिर से हमने बोला बिफोर प्रिकिंग हमने एक सोप फिल्म ली, सोप सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने एक लूप बनाया थ्रेड का, उसको थोड़ा सा वेट किया, फिर उसको हमने उस सोप सॉल्यूशन में डाल दिया। तो अंदर जैसे ही सोप सॉल्यूशन के डाला, फिल्म बन गई एक, उसके अंदर भी और एक उसके बाहर भी। तो हमारे पास अंदर, लूप के अंदर और लूप के बाहर वाली फोर्सेस जो हैं वो नेट इफेक्ट जो देंगी वो 0 देंगी। तो मतलब नेट फोर्सेस जो लूप पे एक्ट कर रही थी वो 0 थी। तो बिफोर प्रिकिंग इनसाइड और आउटसाइड जो नेट फोर्सेस थी उनका इफेक्ट 0 था। अब हमने क्या किया, जो बीच में लूप के हमारे स्पेस थी वहां पे हमने जो फिल्म बनी थी उसको हमने नीडल से प्रिक कर दिया, ब्रेक कर दिया। मतलब जैसे ही वो फिल्म खत्म वैसे ही वहां फोर्सेस का इफेक्ट 0। अब कौन सी फोर्स डोमिनेट करेगी, बाहर वाली। तो जैसे ही बाहर वाली फोर्स डोमिनेट कर रही है, ये वाली फोर्स डोमिनेट कर रही है, ये सर्कल को बोलेगी मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए, अपना मिनिमम एरिया, और सर्कल का जो है वो, लूप का जो है वो मैक्सिमम एरिया। तो लूप का मैक्सिमम एरिया बन जाएगा सर्कुलर। तो ये जो है वो बाहर की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बाहर की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो लूप सर्कुलर शेप ले लेगा। और ये जो हमारे पास स्पेस है, ये अपने आप को रीएडजस्ट करेगी कि जो हमारा लूप है वो मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई कर ले और इसका खुद का जो एरिया है वो मिनिमम हो जाए, सोप फिल्म का जो एरिया है वो मिनिमम हो जाए। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से हुआ कि जो हमारे पास आफ्टर ब्रेकिंग जो बाहर वाली फोर्सेस थी उनकी वजह से जो थ्रेड है वो एक पुल एक्सपीरियंस करेगा इन द आउटवर्ड डायरेक्शन टू ऑक्यूपाई लार्ज एरिया। तो सर्कल का एरिया ज्यादा हो गया, लूप का एरिया ज्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया। उसके कंपैरिजन में जो हमारे पास बाहर सोप सॉल्यूशन था वो अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा है, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। तो लूप को पुल, जैसे यहाँ पे ये लाइन थी इसको पुल किया जा रहा था। सिमिलरली ये जो सोप सॉल्यूशन है, बाहर वाली फोर्सेस है क्योंकि ये डोमिनेट कर रही हैं तो ये लूप को पुल कर रही हैं
पुल कर रही हैं इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बाहर फोर्सेस लग रही हैं तो ये इसको पुल करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो जो लूप है वो मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो जितनी उसकी पेरिफेरी होगी वो कितना होगा, सर्कल ही बना सकता है, तो लूप का मैक्सिमम एरिया सर्कुलर बन जाएगा और इसका खुद का जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम एरिया। मींस ये एक्ट करेगा इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। तो ये हुआ सरफेस टेंशन की वजह से। फिर से हमने एक सोप सॉल्यूशन लिया, उसमें एक थ्रेड को वेट करके उसमें डिप किया, जैसे ही वो सोप की फिल्म बन गई, अंदर और बाहर की फोर्सेस जीरो थी, उसकी वजह से हमारे पास नेट फोर्स जो हो गई वो जीरो हुई, मतलब अंदर और बाहर की फोर्सेस बैलेंस कर गई। यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हमने प्रिक किया तो अंदर वाली फोर्स जो थी वो खत्म हुई, बाहर की फोर्सेस का इफेक्ट आया, उसने थ्रेड को इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, मींस ऐसे आउटवर्ड फोर्स लगाई, जैसे ही लगाई तो थ्रेड ने मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई किया और खुद का इसका जो था वो मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये किसकी वजह से हुआ, सरफेस टेंशन की वजह से हुआ। नेक्स्ट हमारे पास हमने बोला अगर हम एक यू शेप्ड फ्रेम लेते हैं और उसके ऊपर हम एक लाइट वायर लेते हैं जो कि स्लाइड कर सके। हमने यू शेप्ड फ्रेम लिया, उसके ऊपर हमने एक लाइट वायर ली है, फिर से हमने उसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया। सोप सॉल्यूशन में डिप करने के बाद हमने बोला कि अगर इस केस में फ्रिक्शन नहीं है, हम यू शेप्ड फिल्म को ऐसे प्लेस करेंगे, तो ये जो लाइट वायर थी, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर से, क्योंकि सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की वजह से ये जो लाइट वायर है ये मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करेगी, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। जैसे यहाँ पे खिंचाव लग रहा था सरफेस के मॉलिक्यूल्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सिमिलरली यहाँ पे जो सरफेस पे हमारे पास लाइट वायर है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इन द इनवर्ड डायरेक्शन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ये इसको ऐसे, जब ये पुल एक्सपीरियंस कर रही है, वो पुल क्यों हो रहा है, क्योंकि मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करना है, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करना है। तो ये वाली जो हमारी यू शेप्ड वायर पे हमने एक लाइट वायर प्लेस की थी यू शेप्ड फ्रेम पे, उस पे पुल होगा in the inward direction to occupy minimum area and to act like a stretched elastic stretched membrane। उसके बाद नेक्स्ट केस आ गया हमारे पास, अगर हम इस यू शेप्ड फ्रेम को ऐसे वर्टिकली प्लेस कर दें, तो फोर्स तो लग रही थी अंदर की तरफ, लाइट वायर पे फोर्स लग रही थी इनवर्ड, उसको बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेट हैंग कर सकते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ताकि अंदर की और बाहर की, ऊपर की और नीचे की फोर्स बैलेंस कर जाए और ये स्टेट किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट या दूसरा एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। और हम इसके अलावा बहुत बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास, हम कोई पेंटिंग ब्रश लेते हैं, उसको डिप करते हैं कलर्स में, तो जब हम उसको बाहर निकालते हैं, अंदर जाएगा तो वो बिल्कुल ऐसे करेगा, फैल जाएगा, फुल इंक ऑक्यूपाई करेगा। जब वो बाहर आ रहा है हमारे पास, तो वो कैसे, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। सारा का सारा जो है वो मिनिमम एरिया, ब्रश जो है वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, अगेन ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट हमारे पास रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। तो स्मॉल स्मॉल जितने भी रेन ड्रॉप्स होते हैं वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं। तो बोला जाता है जो रेन ड्रॉप्स हैं वो जनरली दे आर स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि जो हम अगर कोई ड्रॉप देखते हैं तो ड्रॉप जो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई कर सकती है वो क्या हो सकता है, स्फेरिकल। तो यहाँ पे हमारे पास टेंड्स टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कैसे होते हैं, दे आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। और हमारे पास एग्जांपल कि जो ऑयल स्प्रेड करता है ऑन कोल्ड वाटर बट रिमेन्स एज ड्रॉप ऑन हॉट वाटर, क्योंकि जो हमारे पास सरफेस टेंशन होती है ऑयल की, दैट इज लेसर देन द कोल्ड वाटर। जो ऑयल है उसकी सरफेस टेंशन कम होगी एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर, बट जब हम हॉट वाटर के साथ कंपेयर करते हैं तो सरफेस टेंशन जो ऑयल की है वो ज्यादा हो जाती है देन द सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर। इसीलिए जब हमारे पास हम ऑयल को कोल्ड वाटर में डालते हैं तो वो क्या कर जाएगा, हमारे पास स्प्रेड कर जाएगा, क्योंकि किसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है, कोल्ड वाटर की ज्यादा है। अब हॉट वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वो उसको मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए बोलेगा, इसलिए वो कैसे, एज अ ड्रॉप रहता है ऑन हॉट वाटर। बाय बेटू।